वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चूंकि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास प्रारंभ करवा दीजिए, उसके सिलेबस पर डिस्कशन कर दीजिए। तो मैंने सोचा आप सिलेबस डिस्कशन मैंने सबसे पहले आपको जियोग्राफी का दिया, उसके बाद में हिंदी का दे दिया कल, और आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो लेकर के हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, यानी इतिहास का। जिन छात्रों ने केवल इतिहास लिया हुआ है, देखिए इतिहास और एंशियंट हिस्ट्री दो हैं आपका, यानी कि एक हिस्ट्री है केवल और एक एंशियंट हिस्ट्री जिसमें आर्कियोलॉजी एंड आपको आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ता है। तो वो वाला आपका अलग सिलेबस है, एंशियंट हिस्ट्री वाला, प्राचीन इतिहास का। तो उसको मैं बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा उसका सिलेबस। लेकिन यह है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री माने जो मध्यकालीन इतिहास या इतिहास, केवल इतिहास बोलेंगे, ठीक है इसको। तो इसमें आपने पढ़ा तो सेकंड सेमेस्टर हो गया आपका, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, थर्ड सेमेस्टर हो गया। अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में डिस्कशन कर दूंगा और इसी प्रकार से आने वाले समय में हर एक सेमेस्टर से रिलेटेड बातों को, और इसका मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा। इसके अलावा इसके चैप्टर वाइज वीडियो मैं जल्द ही प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा बोर्ड पर, ताकि आप आसानी समझ पाएं, और हर एक पहलू को आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इतिहास को कहानी की तरह नहीं पढ़ा दिया तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को एक प्रकार से आप क्या बोलते हो उसको अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों मुझे आपको बताने की आवश्यकता भी शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, आपने सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा, थर्ड सेमेस्टर में भी आपने देखा कि मैंने परीक्षा के अंत समय तक आपका साथ दिया, और एकदम से जैसा मैंने मॉडल पेपर बनाया था ठीक उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आया आपकी यूनिवर्सिटी में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से थे, सभी विश्वविद्यालयों में आपको वही क्वेश्चंस मिले जो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में हमने रखे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और आपके अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे आने वाले समय में, मतलब कि आएंगे। ये नवीनतम सिलेबस है आपका 2023, 24, 25, 26, आगे चल करके जब तक बदला नहीं आता तब तक यही सिलेबस अब चलता रहेगा। अब पढ़ना क्या आपको फोर्थ सेमेस्टर में, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? आधुनिक विश्व का इतिहास हमको पढ़ना है। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी का जो इतिहास है इसके बारे में हमको पढ़ना है। लगभग और लगभग आप देखेंगे ये 14 और 5 कितना होता है? 19, लगभग 14 5 मतलब 5 सालों का इतिहास आपको पढ़ना, 1453 से 1950 तक, यानी लगभग 5 सालों के इतिहास के बारे में हमको फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जानना है। और वो भी भारत के इतिहास के बारे में नहीं, हमको जानना है भाई एक प्रकार से जो विश्व स्तर का इतिहास रहा है उसके बारे में, ठीक है, यानी विश्व इतिहास के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें 2 पेपर होता है, उसमें क्या करेंगे कि इसी 1453 से लेकर के एक तक कुछ मतलब कि कुछ दूर तक कर देंगे, यानी 200 साल 250 साल एक पेपर में और 200 250 साल दूसरे पेपर में कर देंगे। इस प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सभी को बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी मैंने एक एक टॉपिक को लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, मैं इसको अंग्रेजी वाला बता दूं, फिर उसके अंदर विस्तार से हर एक पॉइंट को और कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हर एक चैप्टर से उसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखते हैं यूनिट 1 में आपको पढ़ना है रेनेसेंस, इट्स केस, फीचर एंड इम्पैक्ट, यानी आपको पुनर्जागरण का कारण, विशेषता, प्रभाव, ये सब जानना है। इसके बाद में रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर, यानी आपको यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में और मार्टिन लूथर की उसमें क्या भूमिका रही है उसके बारे में जानना है। ये यूनिट 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है भाई? यूनिट 2 में हमको पढ़ना है भाई जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, यानी हमको गौरवमयी जो क्रांति है उसके बारे में जानना है। इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति खास करके हुई है 18वीं शताब्दी के आसपास की, उसके बारे में जानना है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट के अंतर्गत। इसके अलावा यूनिट जो आपका 3 है उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, केस, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑनवर्ड, यानी आपको इसमें खास करके अमेरिका की क्रांति आपको पढ़ना है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। अमेरिका की क्रांति का कारण, महत्व, मतलब कि केसेस माने कारण, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इम्पैक्ट माने प्रभाव, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण रहा है, ठीक है, और उसका महत्व क्या है और विश्व पर उसका प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या है। ये ऑनवर्ड लिखा है, नहीं कि विश्व पर प्रभाव आपसे कह रहा है, ठीक है। तो यूनिट 3 में हमको ये पढ़ना है। यूनिट 4 में अगर बात की जाए, यूनिट 4 में यानी कि इकाई 4 में आपको पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट
के बारे में, उसके सुधार के बारे में, रिफॉर्म्स क्या उन्होंने किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड हिज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी कैसी रही है, और खास करके उसकी फॉरेन पॉलिसी एक प्रकार से, यानी जो विदेश नीति रही नेपोलियन बोनापार्ट की, वो कैसी रही, उसके बारे में समझना है हमको। इसके अलावा आपको यूनिट 5 में, यानी कि 5th यूनिट में आप देखिएगा क्या पढ़ना है हमको। यूनिट 5 में हमको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि हमको जर्मनी का एकीकरण देखना। यूनिफिकेशन माने होता है एकीकरण, किसका? जर्मनी का एकीकरण, और उसके बाद में इटली का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण हम देखेंगे। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका योगदान देखेंगे। इटली के एकीकरण में हमको क्या पढ़ना है भाई? इटली का एकीकरण में आप देखते हैं जैसे कि मैजनी हो गए, गैरीबाल्डी हो गए और कबूर, इन सभी का योगदान रहा है। तो इन सभी के बारे में देखना है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, अभी मैं हिंदी में पूरा सिलेबस मैंने लिख रखा है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। मैं एक एक पॉइंट्स को और कैसे कैसे हमको समझना है, क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी पड़ेंगी, सभी बताने का प्रयास करूंगा। डिस्कशन करना है हमको लंबे तरीके से, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला आपको यूनिट 6 के अंतर्गत केस लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, पेरिस पीस कन्वेंशन एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यानी कि जो वर्साई की संधि हुई, वर्साइल्स यानी कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है उसके बारे में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि, और इसके अलावा केसेस लीडिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण को समझना है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बाद में आप देखिए पेरिस की शांति सम्मेलन होता है, वर्साई की संधि होती है, ठीक है। इसके बारे में समझना है। आगे समझते हैं हम। अगला आपका यूनिट 7 है, उसको अंतर्गत आपको जो है वोल्शेविक क्रांति जो हुई है, वोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसके बारे में जानना है। इसके अलावा हमको पढ़ना है यूनिट 8 में, आप देखेंगे इकाई नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है? फैक्टर्स लीडिंग फॉर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से रहे, उसके बारे में जानना है। इसके अलावा यूएनओ के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमको जानना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसके बारे में जानना है। उसकी उपलब्धियां क्या रहे, अचीवमेंट्स जो रहे उसके बारे में, और उनकी फेलियर माने होता है असफलता, उसके असफलता के क्या कारण रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो कुल मिलाकर के ये इतना हमको पढ़ना है। अब इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, एक पॉइंट को, मतलब किस तरीके से हमको चैप्टर्स के अंतर्गत हमको चीज़ों को जानना है। देखिए पहला जो चैप्टर आपका है पुनर्जागरण, कारण और विशेषताएं और प्रभाव, ये पढ़ना है हमको। उसमें हम टॉपिक्स, सबसे पहले तो टॉपिक्स आपका आता है पुनर्जागरण का अर्थ समझेंगे, पुनर्जागरण की परिभाषा को आपको बताएंगे। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसेंस कहते हैं। पुनर्जागरण जो है खास करके फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से बना हुआ है, ठीक है। रेनेसा शब्द की बात की जाए, इसको आप मतलब कि रेनेसेंस जिसको मैं बोलता हूँ खास करके, लेकिन उसको पढ़ा जाता है अंग्रेजी में रेनेसा। तो रेनेसा जो है फ्रेंच भाषा के शब्द से बना हुआ है खास करके, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में इसके लिए शब्द पड़ा जो है प्रयोग में आता है रिवर्थ। रिवर्थ माने क्या होता है कि एक प्रकार से दोबारा से जन्म होना, ठीक है। तो जागरण ना कह करके इसको पुनर्जागरण क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं, कई सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के पुनर्जागरण का सीधा सा मतलब होता है कि एक नए प्रकार के, मैरियट कहते हैं पुनर्जागरण के अर्थ के बारे में, कि पृथ्वी पर एक नए स्वर्ग का निर्माण होना, पुनर्जागरण हुआ जो, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि पुनर्जागरण के दो पहलू माने जाते हैं, एक तो दुनिया की खोज और दूसरा मनुष्य की खोज हुई इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पुनर्जागरण जो है 15वीं शताब्दी से यूरोप में एक नई जो धारा का प्रवाह हुआ है, और खास करके व्यापक संस्कृति जागृत हुई है। यही एक प्रकार से पुनर्जागरण की ओर इंगिकेट करती है। आधुनिक युग की दूसरी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है इसको, पुनर्जागरण को आधुनिक युग को मध्य युग से जो अलग करती है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं पुनर्जागरण जो है, इसका मतलब 1300 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच जो सांस्कृतिक परिवर्तन और प्राचीन यूरोप की प्रेरणा हुई है, उसके आधार पर नए यूरोप के निर्माण के प्रारंभ से तात्पर्य आप लगा सकते हैं पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण आर्थिक कारणों से हुआ, इसके अलावा क्रूसेडर्स का प्रभाव भी पड़ा, तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, इसके कारण से पुनर्जागरण को बढ़ावा मिलता है। भौगोलिक खोजों का प्रभाव भी बढ़ा लगातार, नगरों एवं मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार बहुत सारे हुए। तो इन सभी से क्या होता है पुनर्जागरण का, साहित्यकारों का भी बहुत योगदान रहा इसमें, ठीक है। जैसे कि रोजर बेकन हो गए, आलिवार हो गए, दांते हैं, पेटार्क हैं, मैकियावेली हैं, इन सभी लोगों का एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा है, जो ये सब साहित्यकार रहे हैं पुनर्जागरण में यूरोप के खास करके। इसके अलावा नई विद्या का विकास हुआ, ठीक है। लोक भाषाओं का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हुआ, कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब पुनर्जागरण में ही संभव हो सका है, ये ध्यान रखेंगे। तो पुनर्जागरण का अर्थ और परिभाषा ये हुई, तो यही सब हमको पढ़ना है कुल मिलाकर के।
पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारण समझेंगे हम इसमें, और पुनर्जागरण के प्रमुख लक्षण और विशेषताओं पर भी फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से 3 टॉपिक्स आपके इसमें हैं जिसके बारे में हमको जानना है। इसके बाद में जो दूसरा चैप्टर आपका आएगा उसमें हमको क्या पढ़ना है भाई, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, हम पढ़ेंगे इसमें यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही है। अब धर्म का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है इसको जानेंगे। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण रहे उसके बारे में समझेंगे। मार्टिन लूथर तथा जर्मनी में सुधार आंदोलन जो हुआ है इसके बारे में हमको समझना है। लूथर की विचारधारा और उसका मूल्यांकन कैसे करना है इसको हम समझेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इंग्लैंड में धर्म सुधार जो हुआ है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लूथर की विचारधारा और उसका मूल्यांकन करेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड में जो धर्म सुधार हो रहे मतलब कि हुआ है उस धर्म सुधार पर भी हम टिप्पणी करेंगे, चर्चा करेंगे। धर्म सुधार जो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं उनके क्या क्या प्रभाव रहे हैं, खास करके उन सभी जो है प्रभावों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो आपका आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, तीसरा चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपका आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे सभी लोग। गौरवमयी क्रांति पढ़नी है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बारे में जानना है। गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड की जो हुई है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा गौरवमयी क्रांति क्यों हुई है इसके बहुत सारे कारण होंगे, उन कारणों पर भी हमको चर्चा करना है। इसके अलावा क्रांति का आरंभ कैसे हुआ और उसका पूरा का पूरा एक घटना चक्र हमको समझना है कि किस किस प्रकार से क्रांति हुई। एक क्रमबद्ध तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे हर एक पॉइंट्स को कि कैसे क्रांति हुई, उसके कारण को पहले समझेंगे। उसके बाद में क्रांति की विभिन्न जो एक प्रकार से पहलू हैं उन पर नज़र डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और क्रांति एक प्रकार से जब हुई तो क्रांति की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं किस क्रम में घटित हुई उनको समझते हुए, और जो एक प्रकार से जो क्रांति कब खत्म हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा विश्व स्तर पर, उन सभी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्रांति का परिणाम क्या हुआ और क्रांति का क्या महत्व है इसको भी हमको समझना है। तो इस प्रकार से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम औद्योगिकरण जो औद्योगिक क्रांति हुई है इंग्लैंड की उसको बारे में समझेंगे। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई यानी किन कारणों से हुई है उन कारणों को जानेंगे। परिस्थितियां क्या रही औद्योगिक क्रांति के समय की उसको समझेंगे, ताकि यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते पूछे जाते एग्जाम में। औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा पूरे के पूरे विश्व साहित्य मतलब कि विश्व इतिहास पर, उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में हम चौथे चैप्टर्स में प्रवेश करेंगे। चौथे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है भाई, चौथे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है देखेंगे। अमेरिका की क्रांति के बारे में जानना है। अमेरिका की क्रांति के क्या कारण रहे, किन कारणों के माध्यम से अमेरिका में एक क्रांति हुई और इसका महत्व समझेंगे अमेरिका की क्रांति का, और विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसको समझेंगे हम चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे उसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है भाई, उसके बाद में हमको युद्ध की जो घटनाएं हैं, ठीक है, अमेरिका की क्रांति की जो घटनाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम की उसको जानेंगे। अमेरिकी उपनिवेशों की सफलता के क्या कारण थे इस पर चर्चा करेंगे। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए और उसका क्या महत्व रहा, तो इन समस्त पॉइंट्स पर हम नज़र डालते हुए चैप्टर नंबर 4 खत्म करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 पर हम पहुँचेंगे और इसमें विस्तार से हम समझेंगे फ्रांस की राज्य की क्रांति जो हुई फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के क्या कारण रहे हैं, उसका महत्व और विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको समझेंगे। फ्रांस की क्रांति के कारण को समझने के बाद में फ्रांस के जो विभिन्न दार्शनिक रहे जिनके कारण से क्रांति हुई खास करके, और उनके विचारों से क्रांति को आवाहन मिला, तो उन चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के दार्शनिकों के बारे में जानेंगे, दार्शनिकों का क्या प्रभाव रहा फ्रांस की क्रांति को लेकर के, या समाज में जो सुधार हुए या राजनीति में जो सुधार हुए हैं फ्रांस में, वो एक प्रकार से दार्शनिकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका। तो उन चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे। लुई 16वें के द्वारा फ्रांस की जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किया गया, लुई 16वें जो राजा थे उन्होंने क्या प्रयास किया है सुधारने के लिए फ्रांस की स्थिति को, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में जो तुर्गों हैं उनके सुधार के बारे में जानेंगे। तुर्गों के द्वारा जो सुधार किए गए फ्रांस को लेकर के उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सभा जो होती थी उसके बारे में जानेंगे। क्या क्रांति अनिवार्य थी, इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई है क्या क्रांति अनिवार्य थी, ठीक है, और क्रांति अगर हुई तो उसको लेकर के क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, इस प्रश्न पर भी हम फोकस डालेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा और उसके कार्य क्या क्या होते थे, फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले लास्ट में, उसको समझेंगे। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर 5 जो होगा आपका समाप्त होगा। अब ये चैप्टर नंबर 5 जरूरी नहीं कि मैं केवल एक ही वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो जाएगा। इसमें 2-3 आपके एक प्रकार से घंटे लग सकते, 2-3 क्लास भी लग सकती है।
इतना चीज़ों को समझने के लिए। तो एक प्रकार से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से चैप्टर जो बनाऊंगा वो एक प्रकार से लेक्चर के हिसाब से सेट करूंगा। जैसे कि एक लेक्चर मैंने लिया घंटे का तो एक चैप्टर हो जाएगा वो, फिर दूसरा चैप्टर मैं बताऊंगा तो वो दूसरा चैप्टर हो जाएगा, जितना पढ़ा दिया वो 2 चैप्टर, तीसरा भी पढ़ाऊंगा तो तीसरा जितना पढ़ा दिया उतना 3 चैप्टर। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट को मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हर एक पहलू पर विधिवत नजर रहेगी हमारी, और ऐसे आपको समझा दूंगा कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप आसानी से हर एक चीजों को समझ सकेंगे, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट उनका सुधार कैसा रहा, महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में उसके और उसकी विदेश नीतियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन का उत्थान समझेंगे, सबसे पहले नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, कौन था नेपोलियन, उसके बारे में विस्तार से हर एक पॉइंट को समझेंगे। नेपोलियन ने क्या सुधार किए उसके बारे में जानेंगे। नेपोलियन की विदेश नीति क्या रही इसके बारे में समझेंगे। और इसके अलावा टिलसिट की संधि समझना पड़ेगा, चूंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसके अलावा उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, व्यापार निषेध नीति को समझेंगे और उसकी असफलता के आखिरकार कौन कौन से कारण रहे हैं, उन कारणों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये सब एक एक पॉइंट्स हैं, मैंने टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इन पर चर्चा कर दी हमको, ठीक है। महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या प्रभाव रहा है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच का संबंध, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसको समझेंगे। फ्रांस और रूस के बीच का युद्ध हुआ, इसको समझेंगे। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, इसी में ही हम आक्रमण के प्रभाव, यानी फ्रांस और रूस का जो युद्ध हुआ है उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, खास करके उसका परिणाम क्या हुआ, नेपोलियन का पतन क्यों हुआ, उसके कई कारण थे, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। और नेपोलियन का मूल्यांकन लास्ट में हम करेंगे कि आखिरकार वो अच्छा था या बुरा था, या फिर उसका समाज में क्या योगदान जो रहा है वो योगदान कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक असफल रहा है, और क्या वह जरूरी था, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 7वां चैप्टर आपका आएगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण की अगर बात की जाए तो जर्मनी में जो क्रांति हुई सबसे पहले उसको समझेंगे। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई, उन बाधाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो थे उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में समझेंगे। आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का मतलब कि बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को उन्होंने जोड़ने का काम किया। और ठीक इसी प्रकार से जर्मनी का एकीकरण करने का काम बिस्मार्क ने किया था, वैसे काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भारत के लिए, ठीक है। 565 छोटी बड़ी रियासतें सभी को एक में मिलाया था, तो इन चीज़ों को समझना है। 8वां क्वेश्चन आपका मतलब कि 8वां जो आपका इकाई है, मतलब कि 8वें जो चैप्टर है उसमें हमको क्या पढ़ना है, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएं हैं सबसे पहले उसको जानते हुए हम इटली की एकता के जो 3 सोपान रहे मुख्य रूप से, उन 3 सोपानों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैजनी के योगदान और गैरीवाल्डी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में, इसके अलावा काबूर का क्या योगदान रहा, तो इन सभी के योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। एक ही लेक्चर होगा इटली के एकीकरण को लेकर के और उसमें समाप्त हो जाएगा। पूरा विस्तार से हम इसमें तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक चीज़ों के बारे में। आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ें जो आपको अभी दिखने में कठिन लग रही हैं, ये क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, बहुत ही आसान लगेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा विस्तार से। अगला आपका पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार जितने भी लोग दिख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला चैप्टर आपका है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, परिस्थिति, इन सभी को मतलब पूरा विस्तार से हम समझेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न आपका छोड़ करके नहीं जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, दोनों की मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा और चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे भाई, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत सारी रही। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां रही हैं उन परिस्थितियों पर भी नजर डालेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ उसके कई सारे कारण थे, उन कारण पर भी हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके मतलब कि 10वां जो आपका चैप्टर है उसमें हमको क्या पढ़ना है। 10 नंबर चैप्टर में हमको पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि के बारे में जानना है। वर्साई की संधि क्यों हुई और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, इसमें किन नियमों पर सिग्नेचर हुआ, किन देशों के बीच हुआ और क्यों हुआ, तमाम प्रकार की इन चीज़ों जो प्रश्न आपके दिमाग में चलेंगे उन समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे आने वाले समय में। वर्साई की जो धाराएं हैं उन धाराओं पर चर्चा करेंगे। वर्साई संधि में क्या क्या बातें बताएगी वही धाराएं बोलना है उसी को, ठीक है। इसके अलावा वर्साई संधि की आलोचना भी देखेंगे कि आखिरकार वर्साई संधि जो हुई है ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये
सही तरीके से संधि नहीं हुई थी। ये एक पक्षीय संधि एक प्रकार से मान सकते हैं। इसमें एक पक्ष का ही एक प्रकार से बोलबाला रहा, दूसरे पक्ष का उतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं रहा है। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और द्वितीय क्रांति का भी एक प्रकार से एक बीज एक प्रकार से इसी क्रांति के मतलब इसी जो है संधि के परिणाम स्वरूप ही हो जाता है। आगे देखते हैं वर्साई की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा 11वां चैप्टर बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति के बारे में समझेंगे। रूस में क्रांति हुई थी, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, उस कारण पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में समझेंगे। फिर लेनिन जो है एक प्रकार से बहुत अच्छे विद्वान भी हैं और विचारक भी हैं, तो इनके बारे में लेनिन के बारे में समझेंगे हम। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर 1917 में जो दूसरी क्रांति हुई है रूस की, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इन पॉइंट्स के माध्यम से हम बोल्शेविक क्रांति के बारे में समझेंगे, जो कि रूस की क्रांति पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास, मतलब कि 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी। 12वां चैप्टर से आपका क्या है भाई, 12वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी तत्व रहे हैं उनके बारे में। वर्साई की संधि सबसे बड़ी एक प्रकार से सबसे बड़ा कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि एक तरफा निर्णय लिया गया उसमें उस संधि में, तो इसके कारण से जर्मनी को रुष्ट कर दिया गया। जर्मनी पर एक प्रकार से अत्याचार हुआ कहीं ना कहीं पे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब संधि हुई थी वर्साई की संधि, उस संधि में एक प्रकार से वो एक तरफा संधि थी, तो वर्साई संधि की कठोरता ये भी एक प्रकार से उत्तरदायी कारक है। इसके अलावा तानाशाही शासकों का उदय हो गया, निशस्त्रीकरण की असफलता हो गई। ठीक है, इसके अलावा हिटलर का उत्थान भी हुआ। हिटलर जर्मनी में एक प्रकार से आपको पता होगा हिटलर एक नए चरम उत्कर्ष पर था। हिटलर नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, आप लोग हिटलर का उदाहरण देते हैं, तो हिटलर के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। हिटलर कौन था और कैसे उसका एक प्रकार से इतनी एक प्रकार से कैसे जर्मनी का एक प्रकार शासन अपने हाथ में जो है संभालता है और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध को एक प्रकार से आवाहित करता है और उसको करता, तो उस सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। राष्ट्रसंघ की असफलता क्यों हुई उसके बारे में जानेंगे, और पोलैंड पर आक्रमण जो हुआ है उसके बारे में समझेंगे। पूरा एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध ऐसा समझा दूंगा कि आपको एकदम से लग जाएगा कि भाई आप अपने आंखों से युद्ध को देख रहे हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। 13वां चैप्टर आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना है, उसके संगठन के बारे में, उपलब्धियां के बारे में और असफलता जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रही उसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य रहा कि उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इन पॉइंट्स को समझेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन अंगों पर भी हम एक प्रकार से अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। इसके अलावा शांति स्थापना संबंधी जो कार्य हुए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे कार्य, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप देखते हैं बहुत सारे शांति स्थापना संबंधी कार्य भी हो, तो उन कार्यों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विफलताएं हैं या असफलता हो गई, क्यों वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, तो उन सभी कारणों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अर्थात एक भी पहलू आपका छूटेगा नहीं, हर एक दृष्टि से हम आपके सिलेबस पर नज़र रखे रहेंगे और उनको टटोलने का प्रयास, जो भी उनमें ज्ञान की बातें होंगी उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा करता रहेगा। आपके साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ पिछले 5-6 वर्षों से आपको बीए के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं, और आप देखते बीए के क्षेत्र में आपके द्वारा ही बनाया गया है चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट नंबर 1 चैनल बन चुका है। आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना था, आपके साथ हमेशा रहा, इसीलिए आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और इसी के सहारे मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा आता रहूंगा और इसी प्रकार से तहलका मचाते रहेंगे हम लोग। आप लोग एकदम से धुआं कर दीजिए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ताकि जो है अगर कोई भी प्रश्न यूनिवर्सिटी बनाए तो वो आसानी से आपको हल हो जाए। और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, कौन से प्रश्न एग्जामिनर बनाएंगे उसको आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस आसानी से मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक प्रकार से टॉप नहीं करवा दिया तो फिर नाम बदल देना। आपको बता दूं बस जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और उन पर फोकस करते जाइए। ठीक है, मॉडल पेपर को हमारे मिस कभी मत करना, चूंकि मॉडल पेपर जो हमारे बनाए जाते हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद में मैं बनाता हूं, खुद बनाता हूं, किसी से बनवाता नहीं, मैं खुद अपने आप से देखता हूं कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तमाम प्रकार के प्रोफेसर से बातचीत हमारी होती रहती है, अक्सर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जान पहचान मतलब कि आते रहते तो हो जाती है। तो
इसके प्रकार से तमाम सारे प्रोफेसर से पूछता रहता हूँ कि सर जी कैसे कैसी मानसिकता लेकर के आप लोग पेपर बनाते हैं या किस तरीके से पेपर बनाते हैं और किस पर फोकस होता है। तो उन समस्त चीज़ों को मुझे पता चुकी, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से आता रहता हूँ ताकि आप लोगों को उसी तरीके से जैसे एग्जामिनर की माइंड सेट होती है उसी माइंड सेट में आकर के मैं आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, मतलब कि मॉडल पेपर को बनाता हूँ और क्वेश्चन पेपर से वो एकदम से फंस जाता है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दूं इससे पहले हिंदी का सिलेबस मैंने डिस्कशन कर दिया है। बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है उसमें, ठीक है। 4th सेमेस्टर में आपको वही पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेम ही सिलेबस है, हिंदी का सभी सब्जेक्ट का सेम ही सिलेबस है। आप आसानी से शुक्ला स्टडी पॉइंट पे जुड़ जाइए, अस्थायित्व बनाइए और निश्चित तौर पर आपके साथ हमेशा शुक्ला स्टडी पॉइंट जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी का भी सिलेबस मैंने दे दिया है हिंदी और अंग्रेजी में, जिस प्रकार से मैंने आपको दिया है ये सिलेबस हिस्ट्री का, वैसे जियोग्राफी का भी सिलेबस आपके समक्ष आ चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में जल्दी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, मिलिट्री साइंस, इंग्लिश, संस्कृत सभी का मैं सिलेबस आपको दे दूंगा। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का, होम साइंस का, सभी का मैं सिलेबस देने वाला हूं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।